हम हर पल जिसमें सांस लेते हैं वो हवा, क्या वो सिर्फ एक खाली जगह है या फिर पृथ्वी का एक अदृश्य मल्टीलेयर सुरक्षा कवच? आज हम इसी हवा के विशाल समंदर यानी वायुमंडल की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो अकादमिक लेखों और विशेषज्ञ विश्लेषणों का एक बंडल है, और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे गैसों, धूल और पानी का ये मिश्रण एक जिंदा गतिशील सिस्टम बनाता है जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है और हमारे मौसम को भी चलाता है। तो चलिए जमीन से अंतरिक्ष के छोर तक का ये सफर शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सफर बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे ऊपर का ये खाली आसमान असल में कितना कितना भरा हुआ और एक्टिव है। ये समझना कि कैसे कुछ गैसें मिलकर जीवन को संभव बनाती हैं, ये अपने आप में कमाल है। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये हवा, ये वायुमंडल आखिर बना किस चीज से है? मुझे स्कूल से इतना याद है कि इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, पर ईमानदारी से कहूं तो मैं ये भूल गई कि नाइट्रोजन इतनी ज्यादा मात्रा में करती क्या है। ये बहुत आम सवाल है। हम ऑक्सीजन पर इतना फोकस करते हैं कि नाइट्रोजन को भूल जाते हैं। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, N2, और इसका काम बहुत जरूरी है। 78%? हाँ, ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है, मतलब उसे थोड़ा हल्का करती है। अगर हवा में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती तो चीजों में आग बहुत आसानी से और तेजी से लग जाती। अरे वाह! तो नाइट्रोजन सिर्फ एक फिलर गैस नहीं है, बल्कि एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है जो ऑक्सीजन को काबू में रखता है। ये तो प्रकृति का अपना फायर सप्रेसर सिस्टम हुआ। आप इसे ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। साथ ही ये पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए भी जरूरी है। और एक मजेदार तथ्य ये है कि हवाई जहाज के टायरों में भी यही भरी जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस पर तापमान के बदलाव का असर कम होता है। फिर आती है हमारी जीवन देने वाली गैस ऑक्सीजन, O2, जो लगभग 21% है। हम इससे सांस लेते हैं, आग इसके बिना जल नहीं सकती, और इसी के 3 अणु मिलके ओजोन यानी O3 बनाते हैं, जो हमारी ढाल है। उस 1% का भी ज्यादातर हिस्सा, लगभग 0.93% आर्गन है, AR। ये एक इनर्ट गैस है, मतलब ये किसी से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करती। इसीलिए इसे पुराने लाइट बल्बों में इस्तेमाल किया जाता था ताकि फिलामेंट जल्दी न जले। और फिर आती है वो गैस जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और वो तो बहुत ही कम हो गया ना? हाँ, सिर्फ 0.036% के करीब। लेकिन इसका असर अपने साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पौधों के लिए जरूरी है, पर इसका सबसे बड़ा काम है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन धरती से निकलने वाली गर्मी को पूरी तरह बाहर जाने से रोकती है, एक कंबल की तरह। अच्छा। इसी वजह से पृथ्वी इतनी गर्म है कि यहाँ जीवन पनप सका। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या हवा सिर्फ इन गैसों का मिश्रण है या इसमें और भी कुछ, मतलब सॉलिड चीजें तैर रही हैं, जैसे धूल या नमी? बहुत अच्छा सवाल है। गैसों के अलावा 2 और बहुत जरूरी चीजें हैं। एक है जल वाष्प, यानी पानी, जो गैस के रूप में है। इसकी मात्रा जगह और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, कभी 1% से कम तो कभी 4% तक। ये भी एक कंबल की तरह काम करता है और पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखता है। और हमारे सारे बादल, बारिश, तूफान, इन सब का इंजन यही जलवाष्प है। और दूसरी चीज आपने धूल कण कही थी, ये कहाँ से आते हैं और ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये धूल के कण हर जगह से आते हैं। समुद्री नमक, रेगिस्तान की मिट्टी, धुएं की कालिक, पराग, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों के टूटे हुए टुकड़े भी। अच्छा। और इनका काम अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। ये धूल के कण असल में एक चुंबक की तरह काम करते हैं। हवा में जो नमी होती है वो इन्हीं कणों से जाके चिपक जाती है, और जब काफी नमी इकट्ठा हो जाती है तो बादल की एक बूंद बन जाती है। इनके बिना बादल बनना लगभग नामुमकिन है। मतलब प्रदूषण या रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल सिर्फ एक परेशानी नहीं है, बल्कि वो आसमान की खूबसूरती का एक हिस्सा भी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो नारंगी और लाल रंग दिखते हैं, स्रोत कहते हैं कि वो भी इन्हीं कणों की देन है। बिल्कुल सही। ये कण सूरज की रोशनी को बिखेरते हैं, जिसे स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग, हाँ। और इसी वजह से हमें वो खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। तो हमारी हवा गैसों, नमी और धूल का एक जटिल कॉकटेल है। तो ये पूरा कॉकटेल क्या एक समान रूप से फैला हुआ है या फिर इसकी परतें हैं, जैसे प्याज की होती हैं? स्रोत बताते हैं कि तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 अलग-अलग लेयर्स में बांटा गया है। हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई 5 परतें हैं। सबसे नीचे जहां हम रहते हैं वो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ये जमीन से करीब 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 8 से 18? इतना फर्क क्यों?
ये भूमध्य रेखा पर ज्यादा मोटी और ध्रुवों पर पतली होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा की गर्मी और पृथ्वी के घूमने की गति हवा को ऊपर धकेलती है। वायुमंडल का लगभग 75% वजन और लगभग सारी नमी और धूल इसी में है। और सबसे जरूरी बात, मौसम का सारा ड्रामा यही होता है। बिल्कुल, बादल, बारिश, बिजली, तूफान, जेट स्ट्रीम, सब कुछ इसी परत की लेन है। और इसकी एक खास पहचान यह है कि इसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। ओके। हर 165 मीटर पर करीब 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस मौसम के सारे हंगामे के ऊपर क्या है? क्या वहां शांति है? हाँ, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर शांति का ही राज है। अगली परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यहाँ कोई बादल या तूफान नहीं होते, इसलिए जेट विमान इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं, ताकि उड़ान आरामदायक रहे। सही। पर यहाँ एक हैरान करने वाली बात होती है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। तापमान बढ़ता है? वो क्यों? जरूर इसका लेना देना उस मशहूर ओजोन लेयर से होगा। आपने सही पकड़ा, समताप मंडल में ही ओजोन परत है। ये परत सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। इसी ऊर्जा को सोखने की वजह से यहाँ का तापमान बढ़ता है। ये सचमुच पृथ्वी का प्राकृतिक सनस्क्रीन है, जो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं और ओजोन परत हमें बचाती है। पर जैसे ही हम उस परत को पार करते हैं, कहानी फिर बदल जाती है ना? क्या वहां और भी गर्म होता है या एकदम उल्टा? एकदम उल्टा। 50 किलोमीटर के ऊपर 80 किलोमीटर तक है मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर। यहाँ तापमान फिर से तेजी से गिरता है और यह वायुमंडल का सबसे ठंडा हिस्सा बन जाता है। यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। -100? सबसे ठंडा हिस्सा। और यहाँ क्या खास होता है? यहाँ एक बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिलता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। अच्छा। अंतरिक्ष से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड इसी परत में हवा के घर्षण से जलकर खाक हो जाते हैं। तो ये परत एक तरह से हमारी स्पेस रॉक शील्ड है, जो हमें रोजाना हजारों छोटे बड़े पत्थरों से बचाती है। तो हमारे पास एक वेदर मेकर, एक सनस्क्रीन और अब एक उल्कानाशक परत भी है। हाँ। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। और जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ तापमान फिर से रॉकेट की तरह बढ़ता है, 1200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। लेकिन मजे की बात यह है कि हवा इतनी पतली होती है कि अगर आप वहां मौजूद हो तो आपको ये गर्मी महसूस ही नहीं होगी। और यहीं पर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहता है, और यहीं पर आयोनोमंडल भी है, जिसका जिक्र स्रोतों में है। ये आयोनोमंडल हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करता है? तापमंडल के निचले हिस्से को ही आयोनोमंडल या आयोनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ सूरज की ऊर्जा गैस के कणों को आयन में बदल देती है, यानी उन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है। ये चार्ज्ड परत हमारे लिए एक विशाल शीशे की तरह काम करती है। जमीन से भेजी गई रेडियो तरंगें इसी परत से टकराकर वापस दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचती हैं। इसी की वजह से एएम रेडियो और शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। और वो खूबसूरत लाइट्स, ऑरोरा। हाँ, ध्रुवों पर दिखने वाली खूबसूरत रोशनी ऑरोरा भी यहीं बनती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं वायुमंडल के अंतिम छोर पर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। हाँ, ये सबसे बाहरी परत है, जो हजारों किलोमीटर तक फैली है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। यहाँ हवा लगभग है ही नहीं, बस हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसें हैं, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं। हमारे ज्यादातर सैटेलाइट्स इसी परत में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कमाल है। तो ये सिर्फ परतों का ढेर नहीं है, ये एक पूरी तरह से काम करने वाली मल्टी लेयर्ड सुरक्षा प्रणाली है। क्षोभ मंडल मौसम को नियंत्रित करता है, समताप मंडल हमें यूवी किरणों से बचाता है, मध्यमंडल उल्कापिंडों को जलाता है और आयन मंडल हमें दुनिया से जोड़ता है। हमारा खाली आसमान असल में एक मशीन की तरह है। बिल्कुल, हर परत का एक खास काम है और ये सब मिलकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। तो हमने वायुमंडल की बनावट और उसकी परतों को समझ लिया, लेकिन मौसम एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? भारत में ठंड तब पड़ती है जब उत्तर से हवा आती है। स्रोत बताते हैं कि ये विशाल वायु राशियों यानी एयर मैसेस की वजह से होता है। ये क्या बला है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक विशाल स्पंज की कल्पना करें। वायु राशि हवा का एक बहुत बड़ा पिंड है, जो हजारों किलोमीटर चौड़ा हो सकता है। जब हवा का ये विशाल पिंड किसी एक जैसी सतह, जैसे गर्म रेगिस्तान या बर्फीला मैदान, पर कई दिनों तक टिका रहता है, तो वो उस स्पंज की तरह उस सतह के गुण सोख लेता है।
अच्छा, मतलब अगर हवा कनाडा के बर्फीले मैदानों पर रुकी है तो वो ठंडी और सूखी हो जाएगी, और अगर वो मेक्सिको की खाड़ी के गर्म पानी पर रुकी है तो वो गर्म और नम हो जाएगी। एकदम सही। और फिर जब ये वायु राशि चलती है तो ये अपने साथ उस मौसम को भी लेकर जाती है। मौसम के पूर्वानुमान में इन वायु राशियों को ट्रैक करना सबसे जरूरी कामों में से एक है। स्रोतों में इनके कुछ कोड दिए गए हैं, CP, MT, MP। ये मौसम विज्ञान की खुफिया भाषा जैसी लगती है। इसे कैसे डिकोड करें? ये भाषा बहुत आसान है। हर कोड में 2 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर जो छोटा होता है वो बताता है कि नमी कितनी है। C का मतलब है महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल, यानी जमीन पर बनी हुई सूखी हवा। और M का मतलब है समुद्री, मैरिटाइम, यानी समुद्र पर बनी हुई नम हवा। ठीक है, C मतलब सूखा, M मतलब नम। और दूसरा अक्षर बड़ा वाला बताता है कि हवा गर्म है या ठंडी। T मतलब उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल, यानी गर्म। P मतलब ध्रुवीय, पोलर, यानी ठंडा। और A मतलब आर्कटिक, यानी बहुत ज्यादा ठंडा। तो अगर मैं कहूं MT, तो इसका मतलब हुआ समुद्री और उष्णकटिबंधीय, यानी गर्म और नम हवा, जैसे वो हवा जो बंगाल की खाड़ी से आती है और मॉनसून लाती है। बिल्कुल। और सर्दियों में दिल्ली में जो बर्फीली ठंड पड़ती है वो CP यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि की देन है, जो साइबेरिया और हिमालय के पार से सूखी और ठंडी हवा लेकर आती है। लेकिन ये वायु राशियां हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती होंगी। जब कनाडा से आने वाली ठंडी हवा अमेरिका के गर्म मैदानों पर पहुंचती है तो उसका क्या होता है? यहीं पर मौसम का असली खेल शुरू होता है। इसे संशोधन या मॉडिफिकेशन कहते हैं। जब एक वायु राशि अपनी जन्मभूमि से निकलकर किसी अलग सतह पर जाती है तो वो बदलने लगती है। आपका उदाहरण लेते हैं। जब एक ठंडी और सूखी CP वायु राशि गर्म जमीन पर आती है तो वो नीचे से गर्म होने लगती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे वायु राशि अस्थिर हो जाती है। इससे अचानक बादल बन सकते हैं और तूफानी बारिश हो सकती है। और इसका उल्टा भी होता होगा, जब गर्म हवा ठंडी जमीन पर आए। हाँ, जब एक गर्म और नम MT वायु राशि सर्दियों में उत्तर भारत के ठंडे मैदानों पर आती है तो वो नीचे से ठंडी होकर स्थिर हो जाती है। हवा ऊपर उठने के बजाय जमीन पर बैठ जाती है। इसका नतीजा होता है घना कोहरा, जो हम अक्सर सर्दियों में देखते हैं। अच्छा, तो कोहरा ऐसे बनता है? हाँ, इन बदलावों को दिखाने के लिए मौसम वैज्ञानिक कोड में K या W जैसे अक्षर भी जोड़ते हैं। तो ये सिर्फ हवा के बड़े टुकड़े नहीं हैं, ये गतिशील इकाइयां हैं जो सफर के दौरान अपना चरित्र बदलती हैं और अलग-अलग तरह का मौसम बनाती हैं। बिल्कुल। वायु राशि का संशोधन समझना मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने की कुंजी है। तो आज हमने देखा कि वायुमंडल एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर प्रणाली है। हमने इसके सबसे छोटे हिस्सों, गैसों और धूलकणों से शुरुआत की, फिर हमने इसकी विशाल संरचना यानी परतों को समझा और देखा कि कैसे हर परत एक खास भूमिका निभाती है। और अंत में हमने मौसम को चलाने वाले इन विशाल इंजनों यानी वायु राशियों को डिकोड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। समताप मंडल की ओजोन परत वहां का तापमान तय करती है, जिससे हवा का सर्कुलेशन प्रभावित होता है। जमीन पर तापमान का अंतर वायु राशियों को जन्म देता है और यही वायु राशियां क्षोभ मंडल में हमारे मौसम को तय करती हैं। ये एक बहुत नाजुक संतुलन पर काम करने वाली मशीन है। स्रोतों में ये भी जिक्र है कि मानवीय गतिविधियों की वजह से इस मशीन के कलपुर्जे, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बदल रहा है। यह देखते हुए कि ये प्रणाली कितनी बारीकी से संतुलित है, जहां ग्रीनहाउस प्रभाव हमें गर्म रखता है और ओजोन परत हमें बचाती है, यह सोचना लाजमी है कि इस संतुलन में छोटे छोटे बदलाव करके हम वायुमंडल के व्यवहार में भविष्य में कौन से बड़े और अप्रत्याशित तूफान खड़े कर रहे हैं।